चलो भाई, चित्राक्ष गेट चंबी। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड चैप्टर अपना। सबसे पहले डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में, जब कल्ला वर्ड डिमांड कह रहे हैं मतलब डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। डिमांड शेड्यूल मतलब वेरियस प्राइसेस पे वेरियस क्वांटिटी कितनी, एक पर्टिकुलर प्राइस की बात नहीं कर रहे। कल्ला वर्ड डिमांड मतलब डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब वेरियस प्राइसेस एंड वेरियस कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज। पर अगर क्वांटिटी डिमांड की बात करें ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी, ठीक हो गया, एट अ गिवन प्राइस। अगला, क्योंकि एट अ गिवन प्राइस है क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। पर कल्ला वर्ड डिमांड क्योंकि सारा डिमांड शेड्यूल है तो पूरी की पूरी डिमांड कर्व। कल्ला वर्ड डिमांड इज अ पूरी डिमांड कर्व, पर अगर क्वांटिटी डिमांड कहे तो पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज डिमांड कब कहेंगे, व्हाट इज अ डिमांड। कोई भी चीज डिमांड तब क्वालिफाई करेगी जब डिजायर हो एंड हमारे पास रिसोर्सेज भी हो, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन दैट रिसोर्स। तीन चीजें होनी चाहिए, पहला डिजायर होनी चाहिए, दूसरा पैसा होना चाहिए, तीसरा पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। डिजायरेबिलिटी या विलिंगनेस टू स्पेंड। इसके अलावा डिमांड और क्वांटिटी डिमांड दोनों ही क्या है, फ्लो कंसेप्ट, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड, ओवर अ पीरियड तो फ्लो कंसेप्ट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो स्टॉक कंसेप्ट। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड दोनों ही क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बोले चेंज इन डिमांड, देखो हमने कहा था व्हाट इज डिमांड, पूरी की पूरी डिमांड कर्व इज डिमांड। और अगर चेंज इन डिमांड हो रहा है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड लेफ्टवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड। ये राइटवर्ड हो गया, इधर को लेफ्टवर्ड हो गया। ये क्या है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, इतने प्राइस थे इतनी क्वांटिटी डिमांड, इतने प्राइस थे इतनी क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा तो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर ऊपर नीचे अपन चलेंगे। अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा अपने खुद के प्राइस से होगा, एंड इन दैट केस अपन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे अलोंग द डिमांड कर्व, वही डिमांड कर्व ते रवांगे तो थले हो जाएंगे। क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांड की सी एक पर्टिकुलर प्राइस ते क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी मतलब वो पर्टिकुलर प्राइस चेंज हो गया तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। पर अगर कल्ला चेंज इन डिमांड, डिमांड मतलब हमने क्या पढ़ा था, पूरे का पूरा डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड मतलब पूरी डिमांड कर्व ही चेंज हो गई, या तो राइटवर्ड हो गई या फिर लेफ्टवर्ड हो गई। अगर राइटवर्ड हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ, प्राइस इतना ही था पहले भी 70, पर 70 पे क्वांटिटी पहले कितनी थी 3, अब कितनी होगी 5। ओसे प्राइस से क्वांटिटी बढ़ गई तो आफ्टर प्राइस चेंज होने करके डिमांड बढ़ी या अदर फैक्टर्स करके, अदर फैक्टर्स। तो चेंज इन डिमांड कर्व अगर होगी तो अदर फैक्टर्स के कारण होगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर होगा तो ओन प्राइस के कारण होगा, इधर अदर फैक्टर्स। और अगर आपदा प्राइस दे कारण चेंज हो रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जिन्हों की कहते हैं या तो अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट होना मतलब डिमांड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है, अपवर्ड, ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं मतलब इधर से इधर हो गए, ऐसे हो गए, कॉन्ट्रैक्शन है। अपवर्ड क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। डाउनवर्ड क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि डाउनवर्ड जाते जाते राइटवर्ड शिफ्ट हो गए। अगर डाउनवर्ड गए आप इधर से इधर, इधर क्वांटिटी लेट से 4 है, तो अगर डाउनवर्ड गए तो एक्सपेंशन हो गया, और अगर अपवर्ड चले गए तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अपवर्ड डाउनवर्ड कह लो या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और इधर वर्ड क्या आता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या समझा, पहले तो वर्ड डिमांड समझा, डिमांड में क्या आएगा, एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए टू बाय दैट गुड, पैसा होना चाहिए, पैसा खर्चने की इच्छा होनी चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए। अंग्रेजी के वर्ड अगर देखने हो तो एक तो विलिंगनेस, डिजायर, एक तो डिजायर, दूसरा रिसोर्सेज टू पे मतलब पैसा, थर्ड विलिंगनेस टू स्पेंड दोज रिसोर्सेज। ठीक है, तीन चीजें।
फिर हमने पढ़ा कि चेंज इन कल्ला डिमांड मतलब डिमांड कर्व, तो अगर चेंज इन डिमांड हो रहा है तो मतलब डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रही है, या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। और अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या था, ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस से कितना, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस की गल कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड इज अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है मतलब एक डिमांड कर्व के उत्ते मूवमेंट हो रही है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करना है। चलो जी। और अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी अपने खुद के प्राइस के कारण, अगर डिमांड चेंज होगी तो अदर फैक्टर्स के कारण, ऑफ द प्राइस हटके बाकी सारे फैक्टर्स। अब सर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड, कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को चेंज करेंगे? सबसे पहला तो खुद का प्राइस। मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, जब एमसीक्यू करोगे ना दो तरीके से चलेगा क्वेश्चन, या तो कहेगा कि खुद का प्राइस चेंज हो गया देयरफॉर उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई, या फिर कहेगा डिमांड बढ़ गई तो प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट। क्वेश्चन दो तरीके से चलेगा, पहला प्राइस चेंज हो गया दूजा डिमांड के उत्ते इंपैक्ट देखिए ने, या फिर पहला डिमांड बढ़ गई ड्यू टू एनी रीजन उदू बाद आप प्राइस के इंपैक्ट देखिए ने। विच वन इज लॉ ऑफ डिमांड, ए या बी? लॉ ऑफ डिमांड किस बारे में बात करता है? ए। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यहाँ पे बात करते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड, घटोगी तो कौन सा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। ये लॉ ऑफ डिमांड बात करता है। पर अगर हम वैसे जनरली बात करें, किसी गुड की डिमांड बढ़ने लगी, गर्मियां आ गई तो गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏਸੀ डिमांड ਵੱਧ गई, सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ डिमांड ਏਸੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ है। गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਏਸੀ ਦੀ डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, ऑफ सीजन है सर्दियां एसी की डिमांड नहीं है तो तब हमें सस्ते में भी मिल जाता है, डिमांड घटता प्राइस घट। रिलेशन तो ये भी ठीक है कि अगर डिमांड ज्यादा तब प्राइस ज्यादा, रिलेशन तो ठीक है। और ये कौन सा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, कि लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता था नेगेटिव रिलेशन होगा प्राइस और डिमांड में, पर इधर तो पॉजिटिव है। अच्छा अभी ले जाओ जी। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन दिखेगा कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है? नहीं, फेलफुल नहीं हो रहा। ऑब्जर्व करने का तरीका है, लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता था कि अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, अगर प्राइस चेंज होगा तो प्राइस का इंपैक्ट ऑन डिमांड। अगर ये वाला सीन चलेगा कि डिमांड बढ़ गई तो प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से आ गया आपका। इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने पढ़ा था डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, दिस वाज ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल सप्लाई कर्व। क्वेश्चन कह रहा है डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने का मतलब क्या हो गया, उसी प्राइस पे पहले इतनी डिमांड थी अब कितनी होगी, इतनी। ऐसा डिमांड बढ़ गई मतलब पहले इतनी क्वांटिटी हुन वध क्वांटिटी, तो D1 डैश D1। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे कट कर रहे थे लेट्स से 60 रुपीज पे, अब कहां पे क्रॉस करने लगे, यहाँ पे ऊपर हो गया थोड़ा सा तो 66 हो गया, तो यहां से क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। तो अगर क्वेश्चन ऐसा कहेगा ना कि डिमांड बढ़ गई तो बताओ प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट, इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम का चार्ट बनाओगे ऐसे कर सकते हो, या फिर बिना ऐसा किए हवा में कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई घट गई था, सप्लाई घट गई था प्राइस बढ़ूगा, हवा में भी निकाल सकते हैं। ये चार्ट की जरूरत तब पड़ेगी आपको जब ज्यादा क्वेश्चन कह देगा डिमांड भी चेंज हो रही है और सप्लाई भी चेंज हो रही है, करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखते हैं। पर प्लीज इस बात का ध्यान रखना, पहला प्राइस चेंज हो रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड लाना है नेगेटिव रिलेशन, पर पहला अगर डिमांड चेंज होगी वो दोबारा प्राइस पे इंपैक्ट देख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम चार्ट की बात कर रहा है। चैप्टर 4 यूनिट 2 अपन इसी बुक में दिया हुआ है, इसी चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 2 में। चलो आगे चलो। खुद का प्राइस चेंज होगा मतलब अगर खुद का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कटोगी, तो कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन। और ये डिमांड का नीचे को ऐसा क्यों, इनवर्स रिलेशन, ड्यू टू द इनवर्स रिलेशन की अगर प्राइस गिर गया तो डिमांड बढ़ गई,
प्राइस अगर इथों इथे आ गया था, डिमांड इथों इथे जा वड़ी। इनवर्स रिलेशन के कारण ही क्या है, स्लोप नीचे को है। अच्छा, जब ये डिमांड कर्व बनाते हैं, इधर वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं हम लोग, प्राइस, और नीचे एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, एक बार बताना, किसी भी स्लोप, कोई मर्जी स्लोप हो, डजंट मैटर, किसी भी स्लोप, किसी भी कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइक डिमांड कर्व की स्लोप कैसे निकालेंगे, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो आप तो ये फंडा ध्यान रखना, उसके बाद आपको डायग्राम का ये पता होना चाहिए वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, प्राइस, तो स्लोप कैसे बनेगी, चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। देखो कई बार ये गलत होने लगता है, हरितिका कहने लगी थी कुछ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। जब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं तो हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। इधर स्लोप में उल्टा होता है, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर स्लोप निकालनी है ना तो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस ऐसा बोलना। ये तो थोड़े दिमाग से वैसे ही निकल आंदा है कि चेंज इन क्वांटिटी ऊपर डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये तो निकल ही आंदा है। डाउट तो ये भी, ये नहीं निकलना थोड़े दिमाग से, किवें निकलूगा, किवें निकालोगे, डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व की स्लोप निकालनी है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ये याद रखो कि चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे प्राइस पड़ा तो ऊपर प्राइस और नीचे क्वांटिटी, एंड ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट का जो आपस में रिलेशन है प्राइस से क्वांटिटी का, वो नेगेटिव रिलेशन है, तो स्लोप कौन सी होगी, ऐसे नेगेटिव को होगी, माइनस चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। ठीक हो गया राजकुमार, क्या है ये, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और ये क्या था, चेंज इन क्वांटिटी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आगे करते हैं। इसके अलावा इकता ऑफ द प्राइस, एक बाकी प्राइसेस भी, बाकी प्राइसेस में क्या, या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड या फिर सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो दोनों एक साथ यूज करते हैं बंडल में, एसी और स्टेबलाइजर। एसी के अगर प्राइसेस बढ़ गए तो स्टेबलाइजर की क्वांटिटी डिमांड कट होगी। एसी के प्राइस बाद के लोग एसी डिमांड नहीं करेंगे तो स्टेबलाइजर भी क्या करेंगे, क्योंकि स्टेबलाइजर आप जो नवा एसी लेने उदो लेने हैं यूजुअली। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या सेम सेम रिलेशन दिखेगा, मतलब नेगेटिव रिलेशन दिखेगा, जेड़ा आपदे च दिखदा सी ना वही दिखूगा नेगेटिव रिलेशन। पर अगर सब्स्टिट्यूट गुड होंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव। अगर ऑल्टरनेट गुड्स है, अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए स्प्लिट एसी और ये कैसेट एसी, कैसेट एसी समझते हो, ऊपर सीलिंग पे लगते हैं वो फोर, चारों तरफ से हवा निकालते हैं, तो वो कैसेट एसी। अगर स्प्लिट एसी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, 40,000 वाला किन्ने च होने लग गया 80,000 च, और कैसेट एसी का प्राइस उतना की है। हम पहली बात तो सिट्रस पेरिवस पढ़ रहे हैं, मतलब जब भी एक एलिमेंट की बात करें एक प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरा प्राइस कांस्टेंट है। स्प्लिट एसी का प्राइस 40,000 से कितने होने लगे, 80,000 होने लगे, कैसेट का उतना ही है। तो लोग क्या कहेंगे, स्प्लिट छोड़ो कैसेट लगवा लो। स्प्लिट एसी का प्राइस बढ़ा पर डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कैसेट एसी की। एक का प्राइस दूजे दी डिमांड, एक का प्राइस दूजे दी डिमांड। फिर आप कहोगे किसी और के प्राइस का इंपैक्ट अपने के ऊपर देख रहे हैं, इधर उत्ते देख रहे हैं आप कैसेट एसी डिमांड पे। बट तो वी वर ऑन टू स्प्लिट एसी एंड कैसेट एसी। स्प्लिट एसी का प्राइस बढ़ गया तो कैसेट एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये दोनों क्या है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन। आगे चलो, सब्स्टिट्यूट गुड का एक और नाम क्या है, कंपीटिंग गुड्स। मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी आप इको पढ़ोगे ना, बुक में बहुत लिमिटेड कंटेंट है, कल्ला कल्ला वर्ड, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक ये कंपीटिंग गुड्स वर्ड आ गया तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है। और सब्स्टिट्यूट गुड की एक नेचर क्या है, दे सेटिस्फाई, दोनों गुड सेम सेटिस्फाई, सेम नीड को सेटिस्फाई करते हैं, दे सेटिस्फाइड द सेम वांट। अगला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या चीज है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब दो इफेक्ट होते हैं, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर प्राइस चेंज होता है तो उससे दो इम्पैक्ट आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। आगे जाके बढ़ते हैं वैसे, पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या चीज है, खाली शिफ्टिंग टू अ सब्स्टिट्यूट गुड इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
अगर स्प्लिट एसी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब इसको छोड़ के किसी और के ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट करें या ना करें किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए कैसेट एसी लेट से ऑप्शन में ही है नहीं, ऑप्शन क्या है, सिर्फ एसी और कूलर, ये दो ही ऑप्शन है। एसी का प्राइस बढ़ गया, क्या आप एसी का प्राइस बढ़ने पे एसी छड़ के कूलर पे आ जाओगे? वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि जेड़ा काम एसी करेगा वो कूलर नहीं कर सकता, तो अगर इसका प्राइस बढ़ गया फिर भी अगला कहेगा मजबूरन एसी लेगा, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना का तेज है कितना स्लो है, डिपेंड्स अपॉन कितना का बंदा क्लोज सब्स्टिट्यूट है, हाउ क्लोजर इज द सब्स्टिट्यूट। अब स्प्लिट एसी और कैसेट एसी वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट है, प्राइस का फर्क है, अदरवाइज बंदा कहते हैं बात बड़ी है, कैसेट तो बेटर ही है। तो क्लोज ज्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा, क्लोज घट है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट घट होगा। तीन फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो क्लोजर कितना क्लोज सब्स्टिट्यूट है, दूसरा लो स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट मतलब क्या, स्विचिंग कॉस्ट मतलब ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ चेंज ਕਰਨ ਦੀ शिफ्ट ਕਰਨ ਦੀ कॉस्ट ਕੀ आऊगी, शिफ्ट करने की कॉस्ट क्या आएगी। एग्जांपल के लिए अगर इधर वो वाला कूलर लगवाना होगा तो फिर कूलर का स्टैंड चाहिए, कूलर का स्टैंड छोड़ो, या ऐसा करो कूलर से अगर अपन ने एसी पे आना है, कूलर से अगर एसी पे आना है तो फिर एसी की ड्रेन पाइप, एसी की कॉपर पाइप लगवानी पड़ेगी, और एसी का प्लग पॉइंट कंध भी ठोकनी पड़ेगी। रेंट टेनेंट पे अगर किराए पे बैठे हो तो कई बार लैंडलॉर्ड मना कर देता है कि कंधे मोरे नहीं करने, तो ये सारी स्विचिंग कॉस्ट आ गई। लोअर इनकन्वीनियंस, कितनी ज्यादा इनकन्वीनियंस होगी शिफ्ट मारने में, शिफ्ट मारने इनकन्वीनियंस है नहीं, स्विचिंग कॉस्ट है नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड क्लोज है तो फिर बंदा स्विच मारूगा ना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब तेज होगा, इन फैक्टर्स के कारण तेज होगा, तीन फैक्टर्स है। अगला डिस्पोजेबल इनकम, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी यूजुअली। अब किन गुड्स की बढ़ेगी, जनरली नॉर्मल गुड्स की और लग्जरी गुड्स की सबकी बढ़ेगी, पर इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा कि अगर प्राइस बढ़ गया तो इंफीरियर गुड अपन नहीं लवांगे, अपन दूसरे लाइन लग जाएंगे, इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर देंगे, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होनी चाहिए, कम। अच्छा इसमें फिर एक वो आते थे गिफन गुड्स, गिफन गुड आगे दिया होगा। इंफीरियर गुड की एक पर्टिकुलर किस्म क्या है, गिफन गुड। सर रॉबर्ट गिफन क्या ऑब्जर्व किया उसने, कहता है एक सिटी जिसमें लोग क्या खाते हैं, एक तो मीट खाते हैं और एक ब्रेड खाते हैं। हफ्ते में 6 दिन तो ब्रेड खाते हैं और 7वें दिन क्या खाते हैं, 7th डे एक दिन मीट खाते हैं। और जब इन्होंने देखा गया कि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो आइडियली ब्रेड की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होनी चाहिए थी, कम, पर ब्रेड की क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, ज्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, इनकम दा ब्रेड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ब्रेड ਦਾ ਪ੍ਰਾइस ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ब्रेड हले भी की है सस्ती, ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी अगर ये मीट 400 रुपए किलो है, मतलब एक दिन में अगर 1 किलो बनता है तो 400 रुपए किलो है, ये ब्रेड का पैकेट तो ₹400 पर केजी, ये ब्रेड का पैकेट तो 50 रुपीज में आ जाता है। 50 से अगर 70 भी हो गया, महंगा तो हो गया पर फिर भी अभी मीट से सस्ता ही है, तो लोग क्या करेंगे 7वें दिन भी मीट बंद करके ब्रेड ही खाने लग जाएंगे। तो इधर क्या हो गया, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। चलो तो दिस था तो ये इंफीरियर गुड ही, पर ऐसा वाला इंफीरियर गुड जहां पे प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए, इसको अपन क्या बोल देते हैं, गिफन गुड। ठीक है, फिलहाल क्या बढ़ रहे थे अपन, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम अगर बढ़ेगी तो जनरली अपन डिमांड बढ़ा देंगे, इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। ये तो हो गया जनरल पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा इंफीरियर गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन, इनकम बढ़ी था इंफीरियर गुड की डिमांड कट होगी, तो पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन, तो जनरली पॉजिटिव रिलेशन होता है, इंफीरियर गुड एक एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, आगे इंफीरियर गुड एक्सेप्शन आ गई। इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स कौन से हो गए, डे टू डे जो आपको लगेंगे, फूड ग्रेन्स, एलपीजी सिलेंडर, राशन पानी सारा, तो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स आ गए। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो ये कंज्यूमेबल गुड्स, लोग क्यों घट लाते सी रोटी, पहले हम खुल के लान लगे, तो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी अगर इनकम बढ़ गई तो ये भी याद रखना आपने, एसेंशियल कंज्यूमर गुड है तो पॉजिटिव रिलेशन है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब लंबे चलने वाले, तो ये भी ज्यादा पॉजिटिव रिलेशन ही है। लग्जरी गुड्स पॉजिटिव रिलेशन ही है, एक ही एक्सेप्शन है उसको स्टार मार्क रखना बस।
ओनली हेयर नेगेटिव रिलेशन, ओनली हेयर नेगेटिव रिलेशन, बाकी सब जगह पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। गुड नॉर्मल हो, लग्जरी हो, एसेंशियल कंज्यूमर हो, सब में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। सिर्फ इंफीरियर गुड में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। अगला, टेस्ट एंड बायर्स प्रेफरेंस। अच्छा, इसमें डाउट आता है कि सर एक तो डेमोस्ट्रेशन और बैंड वैगन दोनों में क्या है, लोग ले रहे हैं तो हम भी लेंगे। डेमोस्ट्रेशन और बैंड वैगन दोनों में क्या है, लोग भी ले रहे हैं तो हम भी लेंगे। तो बच्चों को डाउट आता है कि सर कब डेमोस्ट्रेशन और कब बैंड वैगन। देखो एग्जाम में अगर एमसीक्यू आएगा ना, तो आपको इन्ना दोनों नहीं उलझाना, और जेडी ऑप्शन दे दूंगा 1 2 3, इन्ना जो चूज करना होगा, या फिर 1 2 और ये डेमोस्ट्रेशन। मतलब किसी ऑप्शन में डेमोस्ट्रेशन और बैंड वैगन या तो इकट्ठे नहीं होंगे, और होंगे तो ये दोनों ही आंसर नहीं होंगे, स्नॉब इफेक्ट आंसर होगा या वेबलन आंसर होगा। व्हाट आई मीन टू से इज, इन्ना दोनों दे विच फर्क लब्बन दी बाला मथा ना मारो, नहीं लोड। डेमोस्ट्रेशन और बैंड वैगन सिंपली क्या है, लोग ले रहे हैं तो हम भी लेंगे। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट के लिए एक वर्ड होता है इमिटेट। इमिटेट इधर वर्ड नहीं है, इम्यूलेट लिखा हुआ है। फिर एक और वर्ड भी होता है क्या, इमिटेट करना। लिख लो आप वर्ड, कई बार आ जाता है और आपको टर्म नहीं पता होती। इमिटेट मतलब कॉपी मारना। एक वर्ड होता है इमिटेट, इमिटेट करना मतलब कॉपी मारना। इमिटेट मतलब कॉपी। बैंड वैगन भी लोगों को देख के ले रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन भी लोगों को देख के ले रहे हैं। नॉब इफेक्ट में क्या आ गया, कुछ हमने यूनिक बाय करना है। नॉब इफेक्ट में यूनिक, जो कोई नहीं ले रहा वो हम लेंगे। और वेबलन में क्या था, स्टेटस सीकिंग, रिच पीपल जो ले रहे हैं वो चीजें हमने लेनी है, रिच वाली चीजें लेनी है। तो वेबलन रिच वाली चीजें लेनी है। स्नॉब मतलब यूनिक। एग्जांपल सुनना, मेरे दोस्त ने ये चीज ले ली तो मैं ये चीज नहीं लूंगा, कौन सा इफेक्ट है, स्नॉब। यूनिक रहना हमने, मेरे दोस्त ने ये ले लिया तो मैंने भी लेना है। अब डेमोस्ट्रेशन या बैंड वैगन, वैसे इस केस में डेमोस्ट्रेशन लगा दो, एक आधे बंदे को देख के ले लिया तो। पर आजकल सभी लोग क्या वो स्पिनर ले रहे हो घूमने वाला, तो क्या वो बैंड वैगन सभी लोग ले रहे हैं, तो एक को देख के लिया तो डेमोस्ट्रेशन, सबको देख के लिया तो बैंड वैगन। चलो आगे, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड, फ्यूचर चाहे लगता है प्राइस बढ़ूगा तो आज डिमांड बता दो, है ना। फ्यूचर महंगा हो जाए तो अगला कहता है पहले ही स्टोर करके रख लो, आज डिमांड बढ़ जाऊ। फ्यूचर में अगर लग रहा है इनकम बढ़ेगी तो आज डिमांड, और है ना भी कल सैलरी आनी है, आज ही खर्च कर दो, कुछ नहीं होता, रेडी प्राणियों को खर्च कर दो, कल बदू पैसे आने हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर लग रहा है फ्यूचर में शॉर्टेज होगी, फ्यूचर में माल नहीं मिलेगा तो आज बढ़ूगी। तो कहते अज जी डिमांड बढ़ी वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के कारण इंपैक्ट होती है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम प्राइस या फिर सप्लाई। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा ऑब्वियसली। एज डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं जय जय पॉपुलेशन होगी ਉਹ जी गुड्स की डिमांड होगी ऑब्वियसली। बुढ़े ज्यादा शहर च तो फिर वो स्टिक्स पकड़ के जो तुरने वाले डंडी सोटियां, ਉਹਦੀ डिमांड होगी। यंग ज्यादा है तो फिर क्या खाने पीने की डिमांड होगी, बर्गर पिज्जे की। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक टर्म है यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब ये टर्म स्टार मार्क रखना, एमसीक्यू में सिंपली ये टर्म आ सकती है कि ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या, पीटीसी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इनकम का कितने परसेंट आप स्पेंड करने के लिए राजी हो, इनकम का कितने परसेंट। जेड़ा रिच पीपल है, रिच पीपल की तो इनकम बहुत है। हमने आपको बताया था, देखो घर चलाने के लिए, मेरे को रिसेंट मेरा दोस्त बता रहा था, है ना, फैमिली ओरिएंटेड होने लगे हमारे दोस्त थोड़े थोड़े, कहते घर का चूल्हा चलाने के लिए 30,000 रुपया लगता है वीरे, तुसी गरीब हो तुसी अमीर हो 30,000 ही लगता है सब दा। तो चलो ठीक है भाई, अब घर का चूल्हा चलाने के लिए, रसोई चलाने के लिए जो राशन पानी लगेगा टोटल 30,000 अगर लगता है, तो अगर किसी बंदे की तनख्वाह पर मंथ की सैलरी, पर मंथ की इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख का कितने परसेंट खर्च हुआ, वर्सेस एक बंदा जिसका 1 लाख है, 1 लाख का 30% खर्च करी जाता है, 10 लाख है तो 3% खर्च करी जाता है। तो कितने परसेंटेज खर्च कर रहे हैं, रिच पीपल घट परसेंटेज खर्च कर रहे हैं, पुअर पीपल ज्यादा परसेंटेज खर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया।
अब कहते हैं अगर लोगों को सारी इनकम बराबर बांट दोगे तो सबकी इनकम ही कितनी बन जाएगी, सबकी कट हो जो लाख लाख रुपए हो जो। अगर सबकी लाख लाख रुपए होगी तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी, तो कहते हैं डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा होगी। पर अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोग रिच है, बहुत थोड़े लोग पुअर है, मतलब अनइवन है, किसी के पास बहुत सारा पैसा, किसी के पास बहुत कम है, तो ਜਿਹੜੇ बहुत ज्यादा वाले लोग हैं वो तो इतना नहीं खर्च करेंगे, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, घट, और डिमांड क्या होगी, घट। ठीक है, आप बस ध्यान क्या रखना, ये वाला प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या चीज है, इनकम का कितने परसेंट आप खर्च करने के लिए राजी हो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, परसेंटेज कितना कंज्यूम कर लोगे। कंज्यूमर एंड क्रेडिट इंटरेस्ट रेट, अगर बाजार में लोन ज्यादा मिलेंगे तो खर्चा ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा होगी। इंटरेस्ट रेट अगर घट है तो फिर डिमांड ज्यादा होगी। इंटरेस्ट रेट घट है तो लोन वध बोरो करांगे, लोन वध बोरो करांगे तो डिमांड बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट घट है तो डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा, अगर जीएसटी के प्राइस, जीएसटी बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जीएसटी ਵਧਣ ਨਾਲ गुड द प्राइस ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, गुड द प्राइस ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ तो डिमांड घट जाऊगी। पर अगर सब्सिडी बढ़ जाऊगी तो गुड द प्राइस घट जाऊगा, तो फिर डिमांड बढ़ जाऊगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट वही कि अगर प्राइस चेंज हुआ एंड उसका इफेक्ट अपन डिमांड के ऊपर देख रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है। ये शायद तो आपने लिखा नहीं होगा, मैंने दूसरे बैच को लिखाया था, आपको बताया ओरली, आप लिख लो, चलो लिखो, दो दो, आप गलती करते हो एमसीक्यू में।
नहीं मांगे वंशकांत बारे कर लिया नोट। लीजिए ध्यान रखना एमसीक्यू में अगर आपको ध्यान हो गलती होती थी मनवीर याद आ गया गलती होती थी इससे हाँ 2-3 एमसीक्यू ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾइस चेंज हो रहा है कि पहला डिमांड चेंज हो रही है पहला प्राइस चेंज हो रहा है तो नेगेटिव रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड पहले डिमांड चेंज हो रही है तो इक्विलिब्रियम चैप्टर और पॉजिटिव रिलेशन निकलेगा। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस घट गया प्राइस नेगेटिव हो गया रिलेशन। लॉ ऑफ डिमांड हमने कर लिया नेगेटिव रिलेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है वेरियस प्राइसेस थे वेरियस क्वांटिटी इस डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होती है डिमांड शेड्यूल को जो रिप्रेजेंट कर रही है। डिमांड कर्व आपकी अच्छा अगर मैं कहूं लीनियर और नॉन लीनियर लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन और अगर ऐसा हो कि ये भी लीनियर है स्ट्रेट लाइन इट कैन बी नीचे को इट कैन बी ऊपर को लीनियर। अब डिमांड कर्व आपकी लीनियर भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या फिर कर्वी लीनियर है नॉन कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर या फिर कर्वी लीनियर भी हो सकते हैं किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगी या कर्व बनेगी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा ये जो स्लोप है ऐसा है ना स्लोप अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन है स्लोप चेंज हो रही है कांस्टेंट है कांस्टेंट और अगर ऐसे को है तो स्लोप चेंज हो रही है चूटी इधर सेम आएगी इधर चूटी इस पोर्शन में क्या है चूटी तेज के स्लो तेज और इस पोर्शन में चूटी तो स्लोप ऑफ डिमांड क्या हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है स्लोप ऑफ डिमांड कम हो रही है इन दिस कर्व पर इधर अगर देखें इधर भी चूटी उतनी इधर भी चूटी उतनी इधर स्लोप क्या है कांस्टेंट और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकालते थे हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस और डिमांड कर्व जो बनती है वाई एक्सिस पे क्या पड़ा है प्राइस तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब स्ट्रेट लाइन कब बनेगी जब स्लोप कांस्टेंट है स्लोप कांस्टेंट कब होगी जब चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी का ये जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी कि कितने प्राइस चेंज होना कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है कांस्टेंट है 2 प्राइस ਵਧਿਆ 10 क्वांटिटी ਵਧੀ 10 क्वांटिटी घटी 2 प्राइस ਵਧਿਆ 10 क्वांटिटी ਵਧੀ ਘਟੀ 2 प्राइस ਵਧਿਆ ਤਾਂ 10 ਨਾਲ क्वांटिटी ਘਟੀ हर बार आई ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ हर बार 2 ਨਾਲ प्राइस ਵੱਧ ਜਾ करे 10 ਨਾਲ क्वांटिटी घट जा करे 2 ਨਾਲ प्राइस ਵੱਧ जा करे 10 ਨਾਲ क्वांटिटी घट जा करे सेम चल रहा है स्लोप सेम रह रही है आपकी कौन सी बनेगी लीनियर बनेगी और अदरवाइज अगर ये चेंज हो रहा है कि 2 प्राइस ਵਧਿਆ पहला 10 ਨਾਲ ਘਟੀ फिर 2 प्राइस ਵਧਿਆ फिर 8 ਨਾਲ ही घटी फिर 6 ਨਾਲ घटी घट रही है तो उस केस में क्या बनेगा कर्वी लीनियर। मनन का खाना आया भाई किसका आया मिक्की का पता नहीं किसी का खाना आया देख लेना मनन दोनों में से। अब इधर ना ये लिखा हुआ है सिर्फ कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या लो या इधर लिखियो एक वर्ड स्लोप कांस्टेंट है कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्लोप क्या रहेगी कांस्टेंट लीनियर है तो स्लोप क्या रहेगी कांस्टेंट और अगर नॉन लीनियर है तो स्लोप क्या आएगी। अच्छा स्लोप ਆਪਾਂ ऑब्जर्व भी ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ स्लोप ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ स्लोप चेंजेस ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ फोटो दूजे तरफा बन के फिर अगर फोटो ऐसा है और अगर फोटो ऐसी है लीनियर में स्लोप कांस्टेंट नॉन लीनियर में स्लोप चेंजेस स्लोप ऑफ कौन सी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इधर कांस्टेंट स्लोप ऑफ डिमांड कर्व उधर चेंज बुक नहीं लेके आई तो नहीं लेके आई क्या बात बनी इधर स्लोप क्या हो रही है
अगर ये डिमांड कर्व ऐसी हो, इधर स्लोप क्या हो रही है, स्लोप पेपर च किवें ऑब्जर्व करोगे स्लोप, एक कर्व नो ना एक टुकड़े च वंड लियो, एक टुकड़ा और दूजा टुकड़ा, ठीक हो गया। जब टुकड़ों में बांटोगे ऐसे तो आप ऑब्जर्व करना, ये देखो इधर क्या है झूठी तेज तो स्लोप ज्यादा, इधर क्या है झूठी स्लो तो स्लोप घट है, सिंपल। तो इधर क्या होगी, स्लोप रिड्यूसेस, स्लोप रिड्यूसेस। और इस वाली फोटो में देखो एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये बाद वाला, स्टार्टिंग वाले टुकड़े में स्लोप कट है, बाद वाले में स्लोप ज्यादा, तो इधर स्लोप इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। कैसे देखोगे स्लोप, ये समझ में आ गया, टुकड़ों में बांट के चूटी देख लियो, तेज आ रही है स्लो आ रही है, स्लोप ज्यादा या घट है, तो इधर स्लोप इंक्रीज इधर स्लोप रिड्यूसेस। बनाया तो होना ही नहीं आपने, बनाओ दबा दबा ना, इधर इधर नीचे जगह पड़ी है खुली सारी, इधर नीचे जगह पड़ी है ना, इधर बना लो दबा दबा, इधर स्लोप घटी जाती है उधर स्लोप बढ़ी जाती है। इको में 90 नंबर लेके आने हैं, 80 तो एटलीस्ट 80 प्लस, एग्रीगेट बढ़िया बनेगा इको से। इको का बताऊं एक ही सोल्यूशन है, सिंपल फंडा, जितने ज्यादा पेपर कर सको ना उतने ज्यादा पेपर कर दो, क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, आंसर याद हो जाएंगे, ऑप्शन याद हो जाएंगे ABC, लिटरली। मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा था, CPT हम जब करने ना, लॉ है, लॉ कदे पढ़े ही नहीं सी, MCQ पढ़ते थे। और हमारे टाइम पे CPT लॉ MCQ थे, लॉ दे बुक कदे पढ़ी नहीं, सिर्फ MCQ पढ़ के MCQ रिपीट हो गए, जय माता दी। मतलब मैं अपने टू बी ऑनेस्ट CPT तक नहीं पढ़ता था, उसके बाद पढ़ने लगा सही से, इंटर च बहुत पढ़े हैं मैं, इंटर फाइनल, CPT तक टाइम पास। हमारा CPT था, आपका फाउंडेशन डिफरेंट है, आपका फाउंडेशन ऐसे पास नहीं होगा, CPT हो जाता था, CPT में पासिंग परसेंटेज 45% थी, 45% जवाब पास, तो कहना हर की हो जाता सी, मतलब हर दूसरा बच्चा पास, 45% पास होंगे सी, पासिंग परसेंटेज 45%, जी थोड़ी 14 तो 20% है ना, पासिंग परसेंटेज 45%। मतलब +2 में क्लास में कितने जने होते थे, 100 जना अगर होता था, 100 में से 60-70 जने CPT देते होंगे सी। आजकल तो +2 में 100 में से कितने लोग आप सीए करते होगे, आपके ट्यूशन पे कितने लोग थे, किधर वाले हो, 30 जो कितने आने लग गया, 4 यानी, आप में से कितने लगे सीए करने, 10 का लग गया, कितने सी 50, 50 चो 10 20%, तो हमारे 60-70% लोग सीए करते थे। चलो आगे चलो, मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड क्या चीज है, गुड एक्स की जितने भी कंज्यूमर है ना, सारे कंज्यूमर की डिमांड को इकट्ठा कर दो तो मार्केट डिमांड बन गई। ये कंज्यूमर ए की डिमांड का, कंज्यूमर बी की डिमांड का, ए और बी की डिमांड का इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कैसे कर दिया, बी प्राइस ते कितनी मांगदा सी, एक क्वांटिटी, बी प्राइस ते ये तो कुछ नहीं मांग रहा, 10 प्राइस से गल करो, 10 प्राइस से कितनी क्वांटिटी मांगदा सी, 2, 10 प्राइस से कितनी मांगदा सी, 1, टोटल कितना हो गया 3, तो 10 दे प्राइस से कितनी होगी 3, दिस इज योर मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर की डिमांड इकट्ठी कर दो। आगे चलो, अब दो बातें हैं, एक है डिमांड इक्वेशन और एक है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या, कि डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन कौन कौन से एलिमेंट, अंदर ये वाले एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है डिमांड। पीएक्स मतलब डिमांड अपन एक्स की देख रहे हैं तो प्राइस भी एक्स का मतलब खुद का प्राइस, वाई मतलब पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट के दोनों, दोनों दोनों ही हो सकते हैं। और इसकी इक्वेशन कैसी होगी, क्यू ए माइनस बीपी। अच्छा इसमें पता है क्या डाउट आता है, डाउट नहीं एमसीक्यू क्या आता है, आपको इक्वेशन देके ये बोल देगा कि बताओ ये डिमांड कर्व की इक्वेशन है या सप्लाई कर्व की, ठीक हो गया। एग्जांपल के लिए कैसे करेंगे, डिमांड कर्व की इक्वेशन है या सप्लाई कर्व की, ऐसे पूछेगा आपसे, जैसे कि ये दे दिया 100 माइनस 2p, क्वेश्चन ने क्या दे दिया, q इज इक्वल टू 100 माइनस 2p, और आपसे पूछेगा बताओ ये डिमांड कर्व की इक्वेशन है सप्लाई कर्व की, कैसे पता लगाओगे, प्राइस पुट कर करके देखी चलो, क्वांटिटी दे उत्ते इफेक्ट देखी चलो और रिलेशन देख लो, पता लग जो। एग्जांपल दे लिए प्राइस आप 10 चक लिया, प्राइस अगर 10 चक लिया 10 इंटू 2 20, 100 चो 20 कटाई कितना रह गया 80, और अगर प्राइस 10 से बढ़ के 20 हो गया 20 इंटू 40, 100 चो घटाया 60, प्राइस अगर 30 हो गया 60 40, तो प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी गिर रही है, प्राइस ਵਧਣ ਨਾਲ क्वांटिटी अगर घट गई तो केड़ा रिलेशन हो गया, डिमांड
नेगेटिव रिलेशन हो गया तो डिमांड कर्व हो गई, डिमांड की इक्वेशन बन गई। और अगर ऐसा होता 100 + 2p तो फिर क्या बन जाता 10 ते 120 और 20 ते 140 30 ते 160। तो जिमें जिमें प्राइस बढ़ रहे क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें सप्लाई में। तो ये इक्वेशन किसकी बन जाती सप्लाई कर्व की। ठीक है जी। अब कई बच्चा इसको ऑब्जर्व करेंगे सर देखो जो माइनस है और डिमांड कर्व सी जो प्लस है तो सप्लाई कर्व है, ऐसा भी ठीक है बीच में अगर सिंबल याद रखना तो। आगे एक और चीज अगर ध्यान रख लोगे तो जब ये डिमांड इक्वेशन दी होगी ना, जैसे हमने जो क्वेश्चन बनाया इसमें डिमांड इक्वेशन ये थी एच जो है 2p है ना, 2 क्या है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अगर ये याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया कि ਜਿਹੜੀ डिमांड इक्वेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ 100 है ये तो कांस्टेंट होता है a और ये क्या होता है b और ये जो अब b है ये ਜਿਹੜਾ किसी वेरिएबल ਦੇ ਨਾਲ पे है ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। याद रख लोगे तो एक नंबर बन जाएगा a is वर्टिकल इंटरसेप्ट पर b is स्लोप। डिमांड इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ b ਪਿਆ है एक ही चीज है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। एक और गल दसा अगर ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है ना इलास्टिसिटी भी यहां से निकलेगी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन या तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू देखो ये कैसे निकला था Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय Q0 और P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0। अब ये तो ऊपर ही रख लिया हमने Q0 नीचे आ गया और ये इधर रख लिया ये ऊपर चला गया P0। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P इंटू P0 अपॉन Q0। इसी से बन गया बेसिकली ये। एंड हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x y की भी ऐसी प्राइस चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन x। तो क्या ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हो गई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सॉरी इधर नहीं ये वाला नहीं चेंज ये वाला चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो 1 अपॉन स्लोप कह सकते हैं इसे स्लोप नीचे 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू P0 अपॉन Q0 इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। ठीक हो गया। तो अगर आपको डिमांड इक्वेशन दे दी डिमांड इक्वेशन एग्जांपल के लिए ये वाली दे दी 100 माइनस 2p 100 माइनस 2p इधर -2 है ना ये जो -2 है इसके क्या पता लग गया व्हाट इज द स्लोप। अच्छा स्लोप की वैल्यू पुट कर लियो -2 इंटू P0 Q0 क्वेश्चन दे दोगा तो इलास्टिसिटी निकले होगी। डिमांड इक्वेशन ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ -2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਸਲੋਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ 1 upon slope सॉरी 1 upon -2 1 upon slope into P0 Q0 क्वेश्चन दे देगा इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो डिमांड इक्वेशन में ध्यान क्या रखना है आपने कि ये जो A माइनस BP दिया है ये जो B होगा प्राइस के साथ वाला ये क्या होगी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आगे काम में आ सकती है। रैशनैलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब रीजन कि लॉ ऑफ डिमांड जैसा काम करता है नेगेटिव रिलेशन वाला ऐसा क्यों काम करता है। पहला रीजन अगर प्राइस यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर अगर प्राइस गिरेगा तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे क्योंकि अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उन्हें टोटल में यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी तो लोगों की इच्छा होती है कि यूटिलिटी अपन टोटल में सबसे ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करें। तो जिम्मे प्राइस गिरूगा अकॉर्डिंग टू मार्शल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट लेने के लिए मैं कट पे करूंगा ऐसा है ना लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी क्या बोलता है, पहला यूनिट कंज्यूम किया यूटिलिटी मिली 10, दूजा कंज्यूम किया यूटिलिटी मिली घट, कितनी घट मिली 2 घट मिली, अगली बार कंज्यूम करूंगा तो होर कितनी घट मिलूगी 3 घट मिलूगी, बहुत घट मिल रही है, तब 3 घट मिली तो कितनी रहेगी 5, तो होर घट मिली तो 4 1 मिले, तो जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं यूटिलिटी मैनू घट मिल रही है, अगर यूटिलिटी घट मिल रही है तो फिर मैं उन्होंने परचेज करने के लिए प्राइस भी घट पे करूंगा, या फिर इन्हों ऐ कह लो ये मैं उदों ही बाय करूंगा जो प्राइस गिरूगा कि मैं तो इसके लिए घट पे करूंगा, या फिर ऐसा कह लो कि मैं पे तभी करूंगा जब प्राइस गिरूगा, प्राइस गिर गया मतलब घट हो गया तो बाय कर लूंगा। तो कहते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर कि जब प्राइस गिरेगा तभी आप एडिशनल यूनिट लोगे और अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने लगोगे, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है, तो क्यों बढ़ती है, पॉइंट नंबर 1 क्योंकि यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हो, पॉइंट नंबर 2 अगर प्राइस गिर गया तो जेडे लोग सस्ते ते खरीदने वाले सी वो भी नवे जुड़ गए, एडिशनल न्यू कस्टमर्स आ गए, कुछ लोग पहले महंगी चीज नहीं खरीद सकते थे, अब प्राइस कम हो गया अब खरीद सकते हैं। 3 पॉइंट डिफरेंट यूजेस, अगर किसी चीज का प्राइस गिर जाए तो आप उसके ऑल्टरनेटिव यूज देखने लगते हो, तो ऑल्टरनेटिव यूजेस डेवलप कर लेंगे। फोर्थ, इसमें हमने एग्जांपल ली थी कोलगेट वाली, कोलगेट का अगर प्राइस गिर गया तो आप दांत साफ करने के साथ साथ जूते भी साफ करने लगे, वाइट वाइट निकल आएंगे, नहीं देखा ऐसे, कोलगेट के साथ जूते साफ करते हैं, ये देखो गौरव करता है ऐसे। प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या चीज है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, दो चीजों से बना, एक तो प्राइस इफेक्ट और एक प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। हेलो, प्राइस इफेक्ट मतलब क्या, सिंपल सेम एज लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इफेक्ट में दो एलिमेंट्स है, या तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या फिर इनकम इफेक्ट। हो सकता है क्लिक ना करे, प्राइस इफेक्ट ध्यान रखना, प्राइस इफेक्ट क्या चीज है, लॉ ऑफ डिमांड, और प्राइस इफेक्ट के दो है अंदर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। पता है की है, जो आप बुक को पढ़ते हैं ना, कुछ चीज ऐसी होती है जो लॉजिकल बेसिस पे अपने आप सही हो जाती है, वो तो ओके है, पर जेडी चीज एकदम वर्ड पढ़ के क्लिक ना करे, लॉजिकल तरीके नाल एकदम क्लिक ना करे, उते स्टार मार्क पक्का रखो, जिਵੇਂ प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट। अब ये अंदर से तो नहीं आएगा, पढ़ा होगा 2 बार पढ़ा होगा, याद रखेंगे फिर ही क्लिक करेगा पेपर में, एवली चीजें स्टार मार्क रखियो, जेडी ऑटोमेटिक पता लग जाती है वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं करना। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट। अगला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या चीज है, कहते अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर पेप्सी का प्राइस गिरेगा तो पेप्सी कंपैरेटिवली चीप होगी, सब्स्टिट्यूट की बात करें ना तो पेप्सी और कोक की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन पे अगर पेप्सी का प्राइस गिरेगा तो पेप्सी कंपैरेटिवली चीप होगी एज कंपेयर टू द कोक, तो फिर कोक वाले छोड़ के पेप्सी पे आ जाएंगे, तो कहते क्या, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन द अदर कमोडिटी, इट इंड्यूसेस द कस्टमर ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड केड़ा सी कोक, कोक वाले क्या करेंगे उस कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे जिसका प्राइस गिर गया, तो कहते प्राइस गिरना डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चालू हो जाता है, पेप्सी का अगर प्राइस गिर गया तो कोक वाले बंदे इधर शिफ्ट हो गए, कोक वाले शिफ्ट हो गए मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम करने लग गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम करने लग गया प्राइस पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, तो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों जगह पे काम करेगा, नॉर्मल गुड पे भी और इंफीरियर गुड पे भी, इंफीरियर गुड पे काम करेगा मतलब दो इंफीरियर गुड्स रख लो, इंफीरियर गुड में क्या आ जाएगा, दालें, दाल चावल, दाल चावल इंफीरियर गुड, एक का प्राइस गिर गया तो उससे क्या होगा, लोग वो छड़ के होते हैं, मतलब दाला एग्जांपल दे ली, मूंगी दी दाल, अरहर दी दाल, मूंगी मसरी दी दाल, तो 3 ऑल्टरनेट्स हो गए, तो एक का प्राइस गिर गया लोग इधर से उठ के दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इंफीरियर और नॉर्मल दोनों पे काम करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब स्ट्रांग होगा, अगर कन्वीनियंट है या इनकन्वीनियंट है, लोग शिफ्ट कदों मारेंगे, कन्वीनियंट है कि इनकन्वीनियंट है, कन्वीनियंट है, या तो कह लो कन्वीनियंट है या कहो लेस इनकन्वीनियंस, लेस इनकन्वीनियंस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
लो होगा कब? जब स्विचिंग कॉस्ट हाई के लो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लो होगा, लो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कट होगा जो तो स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, वो तो लोग स्विच नहीं मारेंगे। अगर रिमोट सब्स्टिट्यूट है, रिमोट सब्स्टिट्यूट मतलब दूर के हैं तो स्विचिंग कॉस्ट क्या होगी? स्विचिंग कॉस्ट नहीं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? कट कट। फिर आ गया इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या चीज है? कहते अगर किसी गुड का प्राइस गिर जाता है ना, तो लोगों की इनकम, मॉनेटरी इनकम तो सेम ही है, मनी इनकम, मॉनेटरी टर्म्स में इनकम सेम ही है, मनी इनकम, पर रियल टर्म्स में इनकम बढ़ जाती है अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाए। एप्पल अगर 200 रुपए किलो, तो इनकम में से कितने आ पाएंगे? किसी बंदे की दिहाड़ी 800 रुपया, 200 रुपए के एप्पल है तो 4 किलो आ पाएंगे, पर एप्पल का प्राइस 200 तो 100 रह गया तो 8 किलो आ पाएंगे, तो परचेसिंग पावर बढ़ गई, तो मनी इनकम बढ़ जाएगी। मनी इनकम, प्राइस गिरता है तो मनी इनकम बढ़ती है, मनी इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, तो दिस इज योर इनकम इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट मतलब रियल इनकम इंक्रीज हो गई। आगे चलो, हमने पढ़ लिया प्राइस इफेक्ट दो कारण से बनता है, मतलब प्राइस गिरना, डिमांड बढ़ती है, ये दो कारण वश हो रहे हैं। क्यों हो रहे? एक तो सब्स्टिट्यूशन चालू, इन्हें प्राइस गिर गया था, दूसरा प्राइस गिर गया था, रियल इनकम बढ़ गई तो लोग डिमांड बढ़ा करके, तो दो गल्ला करके डिमांड बढ़ रही है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड हमने बात करी थी पार्ले एंड सनफिस्ट बिस्किट। इंफीरियर गुड में अच्छा, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इंफीरियर गुड में इनकम इफेक्ट कैसे काम करता है? देखो, नॉर्मल गुड चे इनकम इफेक्ट में काम करता है, अगर किसी का प्राइस गिर गया तो रियल इनकम बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ाएंगे, तो पॉजिटिव रिलेशन काम कर रहा है, नॉर्मल गुड था पॉजिटिव रिलेशन। पर इंफीरियर गुड चे इनकम इफेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर आपकी पार्ले का प्राइस गिर गया, अगर पार्ले कौन सा आपका बिस्किट है? इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड का अगर प्राइस गिर गया तो उससे क्या हो जाएगा? अब पार्ले का गिरे कि सबका गिरे? नहीं नहीं, प्राइस गिरन नाल रियल इनकम बढ़ रही है। रियल इनकम मतलब परचेसिंग पावर, मतलब मनी इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम बढ़ोगी तो मतलब मनी इनकम बढ़ना, मनी इनकम नहीं बढ़ रही, प्राइस गिर रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ पार्ले फॉल्स, डिमांड ऑफ पार्ले इंक्रीज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बट द डिमांड ऑफ पार्ले फॉल्स एज पर द इनकम इफेक्ट। नहीं आए नहीं, अगर पार्ले का प्राइस गिर गया तो फिर लोग है ना गुड्डे खाएंगे, पर गुड्डे क्यों खाएंगे? गुड्डे का भी प्राइस गिरे, अभी याद कर लोगे क्या चीज है? इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है। क्यों आता है ऐसा? नहीं क्रिएट करो लॉजिक यार, ऐसा नहीं करते हो क्रिएट। नॉर्मली अगर प्राइस गिर गया तब परचेसिंग पावर बढ़ गई, आप ज्यादा बाय करांगे, नॉर्मल गुड दे केस तो ओके हो गया। इंफीरियर गुड दे केस इनकम फैक्ट नेगेटिव है, इनकम फैक्ट नेगेटिव का मतलब की हो गया, प्राइस गिर गया, परचेसिंग पावर बढ़ गई, पर तुसी पार्ले डिमांड घटा दोगे, गुड्डे दी बताओगे, पार्ले नहीं खाओगे तो गुड्डे खाओगे क्या? हाँ ਉਹਦਾ प्राइस सेम है, ताई तो है ना, ये गल नहीं बनी, फिर ਇਹਦੀ डिमांड क्यों घटावांगे? यही तो लभ रहा ना, ਇਹਦੀ डिमांड क्यों घटा रहे हैं? तो आप खाओगे नहीं, बिस्किट नहीं खाओगे? तो क्योंकि आपको लगेगा क्वालिटी पूरी हो जाएगी तो आप डिमांड घटा दोगे, बस आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है, 4 स्टार मार्क कर लेना।
ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਇਫੈक्ट नेगेटिव काम करूंगा। इनकम इफेक्ट जनरली क्या काम करता है, पॉजिटिव, पर इन्फीरियर गुड के केस में नेगेटिव काम करेगा। अपने को ना ये समरी बनानी चाहिए इसकी, किदी भला दी बताओ किसकी। देखो अगर इन्फीरियर गुड्स है, लिखते चलो, बनाता मैं तुम्हें प्रिंट कर दूंगा। पॉइंट्स गिनाओ, जेड़ा सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करूंगा कि नहीं। कि अगर प्राइस वधिया तो क्वांटिटी डिमांड घटावांगे नहीं घटावांगे। ले समझो भी, पहली बात तो इनकम फैक्ट एक बार देख लो। जनरली इनकम फैक्ट की होता है, प्राइस अगर वध गया, अगर प्राइस वध गया तो इनकम उत्ते की इंपैक्ट आता, पहला तो प्राइस अगर वध गया तो इनकम घटूगी। केड़ी इनकम घटूगी, रियल इनकम फॉल, ठीक हो गया। और अगर प्राइस घट गया तो रियल इनकम बढ़ोगी। ये तो हो गया इनकम प्राइस द इंपैक्ट ऑन इनकम। इसके बाद इनकम घट गई, अगर इनकम घट गई तो नॉर्मली गुड्स की डिमांड आप क्या करोगे, कट करोगे, तो पॉजिटिव रिलेशन। इनकम घट गई, इन्फीरियर गुड की डिमांड बता देंगे, क्योंकि इनकम घट है तो महंगे वाले गुड तो ले नहीं पावांगे, आप इन्फीरियर गुड ही ज्यादा खान लग जाएंगे। तो अगर इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी, तो नेगेटिव रिलेशन हो गया। इनकम घट गई, डिमांड बढ़ गई, इन्फीरियर गुड के केस में कौन सा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता था कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसका, एक्स का, और डिमांड किसकी, वाई की, प्राइस ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ y ਦੀ डिमांड, प्राइस ਵੱਧ ਗਿਆ x ਦਾ ਤਾਂ x नहीं खाएंगे, y खाएंगे, डिमांड ਵਧੂਗੀ। ये तो होगा नॉर्मल गुड। और अगर वो इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड के केस में क्या होगे, प्राइस ऑफ पार्ले एंड डिमांड ऑफ सनफीस्ट, दोनों इन्फीरियर गुड, पार्ले एंड सनफीस्ट। पार्ले का प्राइस बढ़ गया तो सनफीस्ट की डिमांड बढ़ा दूंगी, पार्ले छड़ के सनफीस्ट खाने लग जाऊंगी। तो इन्फीरियर गुड के केस भी सेम ही दिख रहे हैं, दोनों केसेस की है पॉजिटिव रिलेशन, चाहे हो इन्फीरियर गुड चाहे हो नॉर्मल गुड। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो दोनों में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव रिलेशन, पर इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड में पॉजिटिव और इन्फीरियर गुड में नेगेटिव। अब आ जाओ प्राइस इफेक्ट। सर पहले तो प्राइस इफेक्ट मतलब इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड घटू या बढ़ू, दो चीजें तो डिपेंड करती है, इनकम इफेक्ट किमें कम कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किमें कम कर रहे हैं, और ज्यादा केड़ा कम कर रहे हैं। अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा तेज है, इनकम इफेक्ट ज्यादा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट घट है, तो फिर इनकम इफेक्ट वाला इफेक्ट दिखूगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। पता की करो, प्राइस ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੱਲਾ इनकम इफेक्ट ਨੂੰ कंसीडर करो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इग्नोर मार दो, ठीक हो गया। प्राइस अगर आप इन्फीरियर गुड ਦਾ ਵਧਾਤਾ, प्राइस इन्फीरियर गुड ਦਾ ਵਧਾਣ ਨਾਲ इनकम इफेक्ट की गल करनी है, एक मिनट। अगर प्राइस ਵਧਾਤਾ तो इनकम घटोगी, इनकम घट गई तो इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ावांगे, नेगेटिव रिलेशन सी बढ़ावांगे ना डिमांड, तो इस केस से डिमांड राइज है, क्यों, क्योंकि इनकम इफेक्ट की सी तेज। और अगर आ कांस्टेंट है, मैं चेंज क्या कर रहा हूं, ये सिंबल क्या स्ट्रॉन्ग है इस बार, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है ना, मतलब की हो गया, तो उसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ਨੂੰ देखो, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की कहता सी, अगर इन्फीरियर गुड पार्ले का अगर प्राइस बढ़ गया
तो सनफीस की डिमांड ਵਧੂਗੀ। पार्ले का प्राइस बढ़ गया, लोग पार्ले डिमांड नहीं करनगे, सनफीस डिमांड करनगे, सनफीस की डिमांड ਵਧੂਗੀ। सनफीस की डिमांड ਵਧੂਗੀ पर पार्ले की डिमांड, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड एक्स अगर बढ़ गया तो डिमांड ऑफ एक्स की होगी, घटोगी, फॉल्स। प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड का अगर प्राइस बढ़ गया तो ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ डिमांड फॉल हो जाएगी ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि लोग उधर शिफ्ट होने लगेंगे। तो ये रहा बुक में जो लिखा हुआ है कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस व्हेन द प्राइस फॉल्स, हमने जो बना दिया प्राइस राइज का बना दिया, अगर प्राइस गिरेगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सा तेज है, ये देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तेज है या इनकम इफेक्ट तेज है। आप ऐसा करो, इसको भी लिख लो, ये जो अभी अभी मैंने बनाया जगह देखो है एक, ये सारा ठीक हो गया। लॉ ऑफ डिमांड बता दो सिंपल, कम करूंगा कि नहीं। लॉ ऑफ डिमांड जनरली क्या होता है, प्राइस ਵਧਦਾ ਤਾਂ क्वांटिटी डिमांड ਘਟਾਣੀ है, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਐ ਹੁੰਦਾ जनरली। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ डिमांड, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, लॉ ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ, तो डिपेंड करूंगा इनकम इफेक्ट तेज है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तेज है। लॉ ऑफ डिमांड जनरली आए इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड नहीं टोटली समरी बनाती, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड, वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर। समझ गए यार, इनफीरियर इन्ना की है कहानी। लॉ ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट, इको ही गल है। लॉ ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट इज दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। जनरली ਐ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव रिलेशन आता कि पॉजिटिव था, इनकम इफेक्ट नेगेटिव सीगा बिटवीन वाई एंड डिमांड, पर अगर इधर गल करिए प्राइस ਵਧਣ ਨਾਲ इनकम घट गई, इनकम घटन ਨਾਲ डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव हो गया। मेरे हिसाब से तो आपका दिमाग खराब हो गया। एक मिनट, तो फिर लिख लियो, एक लास्ट सुन लो। देखो इंफीरियर गुड में सेम सेम काम करता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, वो हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पहली गल तो ये समझो भी सर जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड कह लो प्राइस इफेक्ट कह लो, इको ही गल है। एंड प्राइस इफेक्ट इज अ टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड के केस किवें काम करता है, नॉर्मल गुड के केस इनकम बढ़ गई तो प्राइस, इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ती है, पॉजिटिव इफेक्ट है बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इस तो इलावा प्राइस से चेंज होने वाला ऑब्जर्व करो, अगर नॉर्मल गुड की गल करिए, अगर नॉर्मल गुड की बात करें, प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड नहीं, प्राइस अगर बढ़ गया तो इनकम घटोगी, इनकम घट गई, इनकम अगर घट गई तो नॉर्मल गुड की डिमांड घटोगी। इनकम पे इफेक्ट देख लिया हमने, नॉर्मल गुड पे आ जाओ, देखियो प्राइस बढ़ गया तो इनकम घट गई, इनकम घट गई तो डिमांड
ਘਟੂਗੀ ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਨਾ। ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੂਗੀ। ਇਨਕਮ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। तो प्राइस और डिमांड वही नेगेटिव रिलेशन आ गया इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। अब इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, अगर प्राइस वध गया, प्राइस ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ परचेजिंग पावर ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਟੂਗੀ, ਇਨਕਮ ਘਟੂਗੀ। ਇਨਕਮ ਕਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। परचेजिंग पावर अगर घट गई तो घट खरीद पावांगे। इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा? अगर इनकम घट गई तो इंफीरियर गुड की डिमांड, आप ऐसे करो, पहले नीचे वाला देखो, प्राइस अगर घट गया तो इनकम बढ़ गई, इंफीरियर फिर से गलत हो गया, बढ़िया लॉजिक बनाया था अपने, फिर मिस हो गया दिमाग से। प्राइस अगर बढ़ गया तो बंदे दी इनकम घट गई, परचेजिंग पावर, फिर वो महंगी वाले गुड्स नहीं खाऊगा, इंफीरियर गुड्स ही खाऊगा, डिमांड ਵਧੂਗੀ। और इधर डिमांड फिर घटूगी, क्योंकि इनकम अगर बढ़ गई तो फिर बंदा रिच गुड्स खाने लग जाएगा, इंफीरियर गुड्स घटा दूंगा। ये आपकी कहानी बन गई। इनकम इफेक्ट में फिर से एक बार, अगर प्राइस बढ़ गया तो इनकम मेरी घट गई, अगर मेरी इनकम घट गई तो फिर मैं महंगे गुड्स तो खा ही नहीं सकता, इंफीरियर गुड ज्यादा खा लो, इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ चुकी। प्राइस अगर घट गया, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, फिर इंफीरियर क्यों खानी है? रिच खाओ, इंफीरियर की डिमांड घटा दो। इंफीरियर की डिमांड क्यों घटा रहे? क्योंकि रिच खाने लग जाएंगे, रिच वाली गुड्स, अच्छी वाली गुड्स खाने लग जाएंगे। तो अगर आप इनकम इफेक्ट देखिए ना, इनकम गिरी तो डिमांड बढ़ाती, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है इंफीरियर गुड के केस में। सब्सटीट्यूशन तो दोनों चीज की है पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट मतलब प्राइस एंड डिमांड का। प्राइस बढ़ गया तो लोग ਇਹਦੀ डिमांड ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ शिफ्ट हो जाएंगे। आपदे गुड दी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में ਇਸ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। मेरे हिसाब नाल कॉम्पलैक्स ज्यादा है, इन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। नॉर्मल गुड की गल कर लो, कोक एंड पेप्सी, कोक का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी डिमांड ਵਧੂਗੀ, ਆਪਦੀ डिमांड ਤਾਂ डिमांड एक्स की गल करांगे ਤਾਂ ਘਟੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਪਲਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। प्राइस फॉल्स, देखो लिखता बहुत कुछ लिया, गल्ला भी ठीक है, थोड़ा जा लेवल हाई है, हुण तुसीं नोट करना है इहनूं। पेज नंबर 24 फिर मेरे हिसाब नाल इन्नी लोड नहीं वैसे।
लिखो अगर पेज नंबर 24 भी नोट कर लो, लॉ ऑफ डिमांड। जेड़ा भी खाली उत्थे लिख लो। तो ये 24 जो भी खाली मिले दवा लिखो, निपटाओ, आगे चले। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए थी पर नहीं कम होगी, या था नहीं घटू वो भी एक्सेप्शन, प्राइस बढ़िया डिमांड नहीं घटी वो भी एक्सेप्शन, प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ गई वो भी एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन दो तरीके से होंगी, या तो डिमांड के ऊपर इंपैक्ट ही नहीं आया या फिर सेम डायरेक्शन में चल पड़ी डिमांड। तो एक तो कॉन्स्पिशियस गुड्स या फिर प्रेस्टीज या वेबलिन गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स कौन से आपके, ये ना इधर भी लिखा हुआ था कॉन्स्पिशियस, केड़े केड़े गुड कॉन्स्पिशियस गुड है, यही कहोगे आप। रिच पीपल वाले कौन से है, प्रेस्टिजियस, रिच पीपल वाले, वेबलिन वाले कॉन्स्पिशियस गुड्स है। तो प्राइस बढ़ेगा तो रिच पीपल वाले ज्यादा डिमांड करते हैं, क्यों, उनको लगता है कि हम तो यूनिक, बस बस ऐसा ही सिंपल। रिच पीपल स्टेटस सीकिंग, उनको लगेगा बढ़िया लगेंगे, शाही लगेंगे। गिफन गुड्स, गिफन गुड के केस में क्या था कि अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग डिमांड, ब्रेड की डिमांड बढ़ाती, तो गिफन गुड के केस में ऐसा था। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्राइस बढ़ गया पर लोग अगर सारे बाय कर रहे हैं तो हम भी बाय करेंगे, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आज प्राइस बढ़ गया और लग रहा है फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, आज प्राइस बढ़ने भी आज आप डिमांड बता देंगे, क्योंकि अगर लग रहा है फ्यूचर में और बढ़ेगा प्राइस। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, जिसको बाजार का प्राइस पता ही नहीं वो प्राइस बढ़ते भी ले जाओगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सी भी नॉर्मली कितना होता है। अगर आपको नॉर्मल प्राइस ही नहीं पता था तो जो भी आपको कोड कर दिया वो उस पर आप बाय कर लोगे, हालांकि वो प्राइस बढ़ा हुआ था। इररेशनल बिहेवियर। डिमांड फॉर नेसेसिटी, अगर नेसेसिटी है तो प्राइस बढ़ेगा, फिर भी लेना ही पड़ेगा, नेसेसिटी के केस में ऐसा होगा। स्पेकुलेटिव गुड्स, स्पेकुलेटिव गुड्स शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बाय करना चाहिए, प्राइसेस गिर रहे हो तो बेचना चाहिए। शेयर मार्केट में ऐसा ही, प्राइस बढ़ रही है तो बाय करो, क्योंकि फ्यूचर के आए पता होता है और बढ़ूगा, आज ही बाय कर लो, फ्यूचर में तो और बढ़ना है। तो इन सब में काम नहीं कर रहा, कहां पे नहीं काम कर रहा, प्रेस्टिजियस गुड में, गिफन गुड्स में, डेमोन्स्ट्रेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फिर आगे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर प्राइस चेंज होना, अगर डिमांड बढ़ रही है घट रही है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लगाना है। एक्सपेंशन अगर हो रही है तो डिमांड बढ़ानी है, तो किधर को जाओगे, ए से सी, नीचे की तरफ को जाओगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। पर अगर इंक्रीज डिक्रीज की बात करें, इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और इंक्रीज डिक्रीज होगा अदर फैक्टर के कारण, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगी आफ्टर प्राइस के कारण। फिर आ गया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सर ढूंढते कैसे हैं, इलास्टिसिटी ढूंढने के आपके पास चार मेथड है। चार मेथड में से पहला क्या आ गया, परसेंटेज मेथड, ये वाला आपको परसेंटेज मेथड ही था, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको ऐसा कह लो या फिर ऐसा कह लो, एक ही बात है, या फिर ऐसा कह लो ये भी एक ही बात है। तो परसेंटेज या तीन फॉर्मूले हो गए, तीनों फॉर्मूले किसके हो गए, परसेंटेज की हो गए थी। इस और क्वेश्चन साइलेंट तो जनरली हम यही लगाएंगे। अच्छा इधर ना वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कदों केड़ा मेथड लगाना ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी गलती क्या होती है, आप हमेशा परसेंटेज ही लगाते हो, पर क्वेश्चन जो देखना है पॉइंट तो नहीं लाना, आर्क तो नहीं लाना, अगर नहीं फिर परसेंटेज लाओ। पॉइंट कब लगाना है, जब बहुत सारा चेंज, वेरी माइन्यूट चेंज, वेरी माइन्यूट पॉइंट, एक पॉइंट के उत्ते इलास्टिसिटी लभनी है, वेरी माइन्यूट चेंज। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन अगर बोले कि कार के प्राइस में 100 रुपए का चेंज हो गया, कार के प्राइस में 100 रुपए,
कार का प्राइस है 7-8 लाख रुपया 10 लाख रुपया 7-8-10 लाख में अगर 100 रुपया चेंज होगा तो की इफेक्ट दिखना है, बहुत निग्लिजिबल इफेक्ट दिखेगा। और ये जो डेरिवेटिव लगाते हैं ना, डेरिवेटिव बहुत माइन्यूट इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए लगाते हैं। एक दिन में नाखून कितना बड़ा हो गया, डेरिवेटिव निकाल लो, तो डेरिवेटिव बता देगा एक दिन में कितना चेंज हो गया। वेरी माइन्यूट चेंज के लिए लगाते हैं। एग्जांपल, कार का प्राइस अगर 100 रुपये चेंज हो गया तो क्या इफेक्ट आएगा, पॉइंट मेथड लगाओगे। इसके अलावा अगर 2 पॉइंट्स के बिटवीन निकालना हो, बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना हो तो कौन सा मेथड लगाते हैं आप, आर्क मेथड। आर्क मेथड कदों लगाना है, जो बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाना है, या फिर जब आपको ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं पता, वी डोंट नो द ओरिजिनल क्वांटिटी। ये 2 वर्ड हाईलाइट करके रखना, एक जो तो ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं पता, ओरिजिनल नॉट नोन, डोंट नो द ओरिजिनल क्या था। दूसरा, जब हमने निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके अलावा तीसरा, जब परसेंटेज चेंज क्या होगा, ह्यूज मोर देन 100, जब परसेंटेज चेंज होगा मोर देन 100 तब भी क्या लगाना है अपने, आर्क। आर्क 3 थावां ते लाना है। आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये देखियो, जनरल हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि जनरली चेंज Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय आप Q0 रखते हैं, डिवाइड बाय P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0। मतलब ये P0 और Q0 क्या है, स्टार्टिंग क्वांटिटी, स्टार्टिंग प्राइस, ओरिजिनल, ओरिजिनल कह लो या स्टार्टिंग कह लो, पहले कितना था। पर अगर आपको ये पता ही नहीं, अगर क्वेश्चन ने सिंपल बोल दिया प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 10 है, प्राइस 6 है तो डिमांड 8 है, बस आ जाता। पर आए नहीं दसिया, पहले ये था, यहां से यहां मूव करके, ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा कहां से कहां मूव करे, ये नहीं बता रहा, बस वैसे बता रहा है इन्ने प्राइस से इन्नी क्वांटिटी, इन्ने प्राइस से इन्नी क्वांटिटी। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दसिया तो 0 किनू मनोगे, 4 को 0 मानोगे, 6 को 0 मानोगे, 4 नु मनोगे तो आंसर हो रहा होगा, 6 नु मनोगे तो आंसर हो रहा होगा, अगर आवला फॉर्मूला लाओगे। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, आर्क मेथड। आर्क मेथड में क्या, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय, एक रखन की था तो दोनों का एवरेज रख लो, Q1 प्लस Q0 बटा 2 एवरेज, डिनोमिनेटर दे विच P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P1 प्लस P0 डिवाइड बाय 2 एवरेज। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो Q1 माइनस Q0 और ये डिनोमिनेटर में आ गया Q1 प्लस Q0, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, इनटू ये तो नीचे पड़ा है P1 माइनस P0, और ये जो नीचे पड़ा था ये ऊपर आ गया P1 प्लस P0, 2 इसके नीचे पड़ा है तो नीचे रह गया, 2 और 2 आपस में कट गया, तो आपका रिवाइज फॉर्मूला क्या बन गया, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q0। तो ये आपका नवा रिवाइज फॉर्मूला बन गया। कदा फॉर्मूला है आर्क मेथड। आर्क मेथड कब कब लगाना है, 3 केसेस में लगाना है, जब परसेंटेज चेंज हो 100% से ज्यादा। एग्जांपल के लिए परसेंटेज चेंज कोई भी, क्वेश्चन बोले कि 4 पे कितना था 10, 6 पे कितना हो गया, ये ऐसा कह लो 6 पे कितना था 10, प्राइस कटिया 4, ये कितनी होगी 25 होगी, 6 थे 10 ही, प्राइस कटन नाल 25 होगी, कितना परसेंट चेंज हो गया, 10 से 20 गया तो 100% से ज्यादा हो गया, मोर देन 100%। आ था कितने परसेंट कटिया, ये तो आपका 3 टुकड़े 33% कटा, प्राइस कितना कटा 33%, पर क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, वो 100% से ज्यादा बढ़ गई। तो उस केस में आप परसेंटेज चेंज नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्क लगाना पड़ेगा। आर्क में फॉर्मूला क्या लगाओगे, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q0। जनरल फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी का, चेंज इन Q विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इंटू P0 अपॉन Q0। और इधर क्या आ गया आर्क में, आर्क में चेंज मतलब Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0। ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ P0 plus P1 divided by Q0 plus Q1।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੈ। आर्क मेथड कदों लाना है? पहला परसेंटेज चेंज क्या होना चाहिए? मोर देन 100। और दूसरा, जब आपको स्टार्टिंग नहीं पता, बस आपको दो प्राइस दो क्वांटिटी पता है, स्टार्टिंग नहीं पता कौन सी। थर्ड, अगर आपको स्टार्टिंग नहीं पता थी, थर्ड क्या आ गया? आपको बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर ढूंढना हो तो, बिटवीन अगर 2 पॉइंट्स ढूंढना है तो आर्क। पॉइंट मेथड कब लगाना है? पॉइंट मेथड में दो है, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक कौन सा? डेरिवेटिव। पॉइंट मेथड कब लगाना है? जब वेरी माइन्यूट, माइन्यूट मतलब वेरी स्मॉल, स्मॉल चेंज अगर देखना हो तो। अगर मैं कहूं, ध्यान सुनना, ये बात क्रिटिकल है, बिटवीन 2 पॉइंट्स तो आर्क मेथड, सिंगल पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व अगर ढूंढना हो तो फिर ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक कह लो या पॉइंट मेथड कह लो। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, कहते हैं किसी भी पॉइंट पे ना लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। इधर देखियो, कौन सा छोटा है? लोअर छोटा है, अपर छोटा है? तो लोअर छोटा है और अपर बड़ा है, लोअर अपॉन अपर, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी? लेस देन 1। पर अगर इस पॉइंट पर ढूंढना हो तो इलास्टिसिटी क्या आएगी? इधर तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 और इधर इलास्टिसिटी लोअर ज्यादा है, लोअर अपॉन अपर रखना है, न्यूमरेटर में क्या पड़ा है? लोअर सेगमेंट, तो मोर देन 1। इधर अगर बात करें, इधर लोअर कितना? बहुत सारा, अपर कितना? 0। समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इधर इलास्टिसिटी कितनी होगी? इन्फिनिटी। और इधर इलास्टिसिटी कितनी होगी? लोअर कितना? 0, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। और अगर मैं कहूं सर एग्जैक्ट यहाँ पे मिड पॉइंट, इलास्टिसिटी क्या आएगी? 1। एक पॉइंट ऑन डिमांड कर्व के ऊपर ढूंढना तो कौन सा मेथड लगाओगे? एक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, ज्योमेट्रिक, टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑन अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ये नीचे वाला पेज खाली पड़ा है ना, 14 नंबर खाली पड़ा है ना सारा? लिख लिया कुछ यहाँ पे? मेरे हिसाब से ये लिखना चाहिए, कब आर्क, कब पॉइंट मेथड। लिखा हुआ है पर फिर तो लिखोगे ना, थोड़ा एम्फोसिस रहेगा। कब आर्क लगाना है? पहला आर्क कब लगाना है? जब ओरिजिनल क्वांटिटी या फिर ओरिजिनल प्राइस नॉट नोन, ओरिजिनल कह लो और स्टार्टिंग, ओरिजिनल या फिर स्टार्टिंग। दूसरा कब लगाना है अपने आर्क? when percentage change in quantity or percentage change in price is more than 100। थर्ड कब लगाना है? to find elasticity between 2 points। when point method, पॉइंट मेथड कब लगाना है? जब पहला when change is infinitely small, when change is very small। एग्जांपल क्या है इसकी? प्राइस ऑफ अ कार चेंज बाय ₹100। दूसरा कब लगाना है? टू फाइंड इलास्टिसिटी on a point on demand curve। तो इधर क्या लगा दोगे आप? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट of demand curve divided by upper segment of demand curve। when neither
arc nor when neither arc nor point method, then apply कौन सा परसेंटेज मेथड। ना तो आर्क लाना है ना पॉइंट लाना है। टोटल आउटले पता ही होगा जितने एक्सपेंडिचर की गल करूंगा। हाँ जी लिख लिया। चले आगे। इसमें ये वाला ध्यान रखना कि 1 स्लो भी रख सकते हैं। अब अगर डेरिवेटिव मेथड लगाना आता है तो क्या करोगे आप? डेरिवेटिव मेथड ये रहा। डेरिवेटिव मेथड में क्या होगा, आपको डिमांड इक्वेशन दे देगा, आपको एक प्राइस दे देगा कितना 25, जेड़ा प्राइस 25 देता हो केड़ा हो गया, गिवन दैट प्राइस इज इतना, तो ये स्टार्टिंग प्राइस हो गया। आप क्या करो इसमें वैल्यू पुट कर लो। 25 अगर पुट किया 25 इंटू 2 50, तो क्वांटिटी कितनी आ गई 50। ये स्टार्टिंग है, इदू बाद वाला कोई भी चक लो रैंडम फिगर कुछ भी, 5 चक उत्ते चक लो थले चक लो, 10 उत्ते 10 थले कुछ भी चक लो, 30 चक लिया। 3 इंटू 2 कितना हो गया 60, तक कितना रह गया 40। उदू बाद की लगा दो परसेंटेज लगा दो कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P0 Q0, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। या फिर ऐसा कह सकते हो डेरिवेटिव मेथड में अपन कड़ा लिख के दिखाना है ना, तो आप ऐसे ही कर देना बस। इन्होंने दोनों जो कोई भी ला सकते हैं, या तो आवली प्रेजेंटेशन या आवली प्रेजेंटेशन, तो आवला कम कर दियो, कोई भी रैंडमली 2 वैल्यूज पुट करके जेड़ा आ गया 2% मेथड लगा दियो। चले आगे। ये क्या है कि आप कुछ चेक कैसे करोगे कि डिमांड कब है या सप्लाई कब की क्वेश्चन है, तो वैल्यूज पुट करके देख लिया हमने, रिलेशन देख लेंगे, रिलेशन बता देगा डिमांड कब है या फिर सप्लाई कब है। नेगेटिव रिलेशन हुआ तो डिमांड कब है, पॉजिटिव हुआ तो सप्लाई कब है। आर्क मेथड की डेरिवेशन दे रखी है कि आर्क मेथड का फॉर्मूला बन कैसे गया। आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक और बात, आर्क मेथड ध्यान रखने वाली गल, Q1 माइनस Q2 कर लो या फिर Q2 माइनस Q1 कर लो, आंसर सेम ही होगा। Q1 माइनस Q2 या Q2 माइनस Q1। आगे अगर अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे दी, Q is equal to 1500 upon P, find elasticity of good when the price falls from 8 to 2। प्राइस कितने गया 0 क्या था P0 8, P1 कितना हो गया 2। कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले क्या करो इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके क्वांटिटी कितनी आ गई 8, 1500 बटा 8 कितना हो गया 1500 बटा 8। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और ये ढूंढना है 1500 बटा 8 कितना हो गया
और अगर 2 पुट किया तो कितना होगा 750। 8 तो 2 ते रह गया, कितना चेंज हो गया, घट ही होया, पर आ कितना चेंज हो गया, मोर देन 100 हो गया। मोर देन 100 हो गया तो इस केस केड़ा लगाना फिर अपना मेथड, आर्क। तो इस केस में क्या लगाना, आर्क, क्योंकि इधर मोर देन 100 हो गया। बस इतना ही कि इसको इसमें क्या लगाएंगे, आर्क मेथड लगाएंगे। अगला, आर्क का एक और नाम क्या है, मिड पॉइंट। देखो आर्क का एक और नाम क्या है, अल्टरनेटिव, मिड पॉइंट। मतलब ये तो कला पॉइंट था, आर्क कह लो या फिर मिड पॉइंट कह लो। आर्क मेथड इज इक्वल टू मिड पॉइंट मेथड। आर्क मेथड या मिड पॉइंट मेथड। फिर आ गया टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, ये कैसे करेंगे। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी लेस देन 1 मतलब प्राइस ਵਧਣ ਨਾਲ डिमांड घटनी चाहिए थी पर ज्यादा नहीं घट रही, बहुत घट इफेक्ट आ रहे हैं। अगर आपकी इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1, प्राइस बढ़ गया, डिमांड घटी नहीं घटी, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो डिमांड के उत्ते ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो ज्यादा नहीं घटी, मतलब डिमांड 19 मान लो, 19 कांस्टेंट, ज्यादा तो नहीं घटी ना, तो मनो भी कांस्टेंट ही है। प्राइस बढ़ गया, डिमांड 19 है, डिमांड 19 है, प्राइस बढ़ गया, अपना खर्चा ਵਧੂ घटू, क्यों नहीं, कंज्यूमर का खर्चा, प्राइस बढ़ गया, उन्हें क्वांटिटी तक घटाई हुई नहीं तो खर्चा ਵਧੂਗਾ। खर्चा ਵਧਿਆ ਤਾਂ फिर ਜਿਹੜਾ दुकानदार है ਉਹਦਾ रेवेन्यू वो भी ਵਧੂਗਾ। अब खर्चा कह लो रेवेन्यू कह लो, बात एक ही है, टोटल आउटले मेथड नाम है इसका। अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है उसका मतलब क्या हो गया, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी और दोनों का इफेक्ट क्या होगा, बराबर। तब प्राइस ਵਧਣ ਨਾਲ खर्चा ਵਧਣਾ ਸੀ, उधर क्वांटिटी घटाती तो खर्चा घट गया, तो खर्चा कितना रह जाएगा, उतना ही कांस्टेंट, तो नो चेंज, और रेवेन्यू फिर नो चेंज। और अगर इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1, प्राइस ਵਧਿਆ तो क्वांटिटी मोर देन 1, तो क्वांटिटी घटूगी तो बहुत ज्यादा घट जूगी, बहुत ज्यादा घट गई तो खर्चा घटा दोगे आप और रेवेन्यू घट जाएगा, तो ये गल है। ठीक हो गया जी। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी लेस देन 1, क्वांटिटी तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्वांटिटी इफेक्ट घट है, प्राइस इफेक्ट ज्यादा। आगे चलो, एमसीक्यूज कर लोगे, मान के चलो क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे इसकी। ये देखियो इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी के 0, इलास्टिसिटी 0 का मतलब क्या होएगा कि प्राइस ਵਧਣ ਨਾਲ डिमांड के उत्ते चेंज आ ही नहीं रहा, तो इतने वही है ना, प्राइस चेंज हुई है ना पर डिमांड तो नहीं है, इलास्टिसिटी क्या आ गई 0। पर अगर बनाए ऐसा तो इलास्टिसिटी क्या है, मतलब प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ और डिमांड क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी। डिमांड का अगर आपकी ऐसे स्टीप है, इलास्टिसिटी क्या है, मोर देन 1 लेस देन 1, प्राइस इतना चेंज हो गया, डिमांड थोड़ी जी वधी, प्राइस तो इतना ਵਧਿਆ, इतना चेंज हो गया, तो डिमांड थोड़ी जी, तो इफेक्ट नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। और अगर ऐसे फ्लैटर है, फ्लैटर तो थोड़ा सा चेंज होने पे क्वांटिटी बहुत आ गई तो इलास्टिसिटी मोर देन 1। और अगर एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन हो तो इलास्टिसिटी क्या है, 1। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है तो 1। चलो आगे, डिटर्मिनेंट्स। सब्सटीट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो चेंज होगे नहीं होगे, सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो चेंज होंगे, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1 इलास्टिक होगा, और अगर सब्सटीट्यूट नहीं होंगे तो फिर चेंज नहीं होंगे, इन इलास्टिक। डिमांड अगर जनरल गुड की बात करें, पेट्रोल की, इन इलास्टिक, पर अगर ब्रांड की गल करिए, इलास्टिक। कंज्यूमर का बजट,
पोजीशन ऑफ कंज्यूमर बजट, अपने बजट का बहुत थोड़ा पोर्शन खर्च कर रहे हो इन इलास्टिक, बहुत ज्यादा पोर्शन खर्च कर रहे हो इलास्टिक। नेचर ऑफ नीड सेटिस्फाई, अगर तो आपका लग्जरी गुड है, ऐसा है नेसेसिटी है, नेसेसिटी प्राइस ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾइस ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ। लग्जरी है तो ज्यादा, नेसेसिटी है तो इफेक्ट नहीं पाते। पोस्टपोनमेंट, अगर आप पोस्टपोन कर पा रहे हो तो इलास्टिक, पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड घटा दो, पोस्टपोन नहीं कर सकते, जवाक वीरिया हुआ है दौड़ानी पड़ेगी चीज इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस ज्यादा है तो इलास्टिक, प्राइस घट गया ऑल्टरनेटिव यूजेस ते ला दो। पर अगर किसी चीज की ऑल्टरनेट यूज ही है नहीं, इन इलास्टिक, प्राइस घटे वधे इको यूज है तो उस नाल सैटिस्फाई होगा, फिर इन इलास्टिक। टाइम पीरियड, अगर आपको कहते हुनी दसो, हुनी डिसीजन दो, तो फिर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, इन इलास्टिक। पर अगर आपको सोचने का टाइम दे दिया जाए फिर इलास्टिक। कंज्यूमर की हैबिट, अगर उसको लत लगी हुई है तो इन इलास्टिक हो गया, लत लगी हुई है तो। टाइड डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड, प्राइस चेंज होने से कॉम्प्लीमेंट्री है, एग्जांपल के लिए प्रिंट एंड इंक कार्टेज, इन इलास्टिक, मतलब केड़े इन इलास्टिक हो गए, एग्जांपल दे ਲਈ प्रिंटर है, प्रिंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦੀ है इंक, अब प्रिंटर का प्राइस सस्ता हो गया, अगर प्रिंटर का प्राइस सस्ता हो गया तो लोग प्रिंटर ज्यादा खरीदेंगे। इंक का प्राइस मैटर कर रहा है कि नहीं, मतलब इंक का प्राइस देखो, इंक का प्राइस बढ़ गया, डिमांड घटा दी है प्रिंटर की, नहीं घटाओ इन इलास्टिक, क्योंकि वो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो छोटा गुड है। पर अगर प्रिंटर का प्राइस गिर गए तो प्रिंटर बढ़ाएंगे, प्रिंटर बढ़ाएंगे तो इंक भी बढ़ाएंगे, तो प्रिंटर के प्राइस चेंज होने नाल ओते फर्क पै रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगर तो वड्डा है फिर तो इफेक्ट पऊगा इलास्टिक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगर इंक है छोटा है तो इफेक्ट नहीं पऊगा इन इलास्टिक। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड केड़ा है, अगर तो माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो इन इलास्टिक। प्राइस रेंज, सस्ती जी चीज है, हाई रेंज, या तो बाली महंगी चीज है या बाली सस्ती चीज है, तो आप इफेक्ट नहीं डालते। बाली महंगी चीज आया होता ना, एक करी लेना केड़ा बार बार लेना, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते प्राइस का। पर अगर मिडिल रेंज है, डे रूटीन वाली मिडिल रेंज चीजें, वो इलास्टिक है। बाली महंगी बाली सस्ती आप इम्पैक्ट ही नहीं बनते, आप कहते कुछ नहीं होता ले लो यार। फिर आ गया इनकम इलास्टिटी। इनकम इलास्टिटी क्या हो गया, इनकम चेंज होने से डिमांड के ऊपर चेंज देखेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, इलास्टिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन इनकम इलास्टिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये कौन सा मेथड हो गया, परसेंटेज वाला। सिमिलर इसमें भी क्या लगा सकते हैं आप, आर्क मेथड भी लगा सकते हैं। आर्क मेथड लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Y1 माइनस Y2 इंटू Y1 प्लस Y2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2। तो आर्क मेथड भी लग सकता है इधर भी। और प्रोपोर्शन मेथड मतलब कौन सा, प्रोपोर्शनेट, नोटिंग एट पेज नंबर 23। परसेंटेज, ये आपने भी करी होगी नोटिंग। इनकम पहला किसी सी लख, लख तो कितनी होगी 1 गुड के उत्ते खर्चा कितना कर रहे सी, पहला भी 30,000 हुण भी कितना कर रहे हैं 36,000, परसेंटेज सेम ही रह रही है। मतलब इनकम का कितने प्रपोर्शन आप खर्च कर रहे थे, पहले भी 30%, अब भी 30%, तो इलास्टिटी क्या आएगी 1। इनकम वधी, खर्चा वधाता, इनकम वधी, खर्चा बड़ा वधाता, मोर देन 1, इलास्टिटी क्या होगी मोर देन 1। अगर अपना खर्चा प्रपोर्शन बढ़ गया, इनकम वधी, खर्चा बढ़ाया ही नहीं, तो इलास्टिटी लेस देन 1। खर्चा पहला भी 30,000 हुण भी 30,000, तो इलास्टिटी क्या होगी लेस देन 1, अगर प्रपोर्शन आपका गिर गया तो प्रपोर्शन क्या सीन है, इनकम का कितने परसेंट आप स्पेंड कर रहे हो।
प्रपोर्शन ऑफ इनकम कह लो या फिर परसेंटेज ऑफ इनकम, इधर प्रपोर्शन या परसेंटेज ऑफ इनकम लिखना, दैट इज परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड। जितना परसेंट पहला खर्च करे थे उनमें 19% खर्च कर रहे थे इक्वल टू 1 परसेंटेज गिर गई इन इलास्टिक, परसेंटेज बढ़ गई इलास्टिक। परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड, इसको प्रोपोर्शन मेथड बोलते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड। चले आगे। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट की अगर बात निकालेंगे तो क्या बनेगी? इनकम इफेक्ट जनरली तो पॉजिटिव होता है, बस इंफीरियर गुड में क्या होता है नेगेटिव, कि इनकम वधन नाल आप डिमांड घटा देंगे हैं इंफीरियर गुड के केस में, बाकी सब में क्या रहती है पॉजिटिव। और इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 आएगी इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स में क्या होगा, इनकम बढ़ गई तो डिमांड ज्यादा बता देंगे, और इंफीरियर गुड में क्या होगा, ये नेसेसिटी में लेस देन 1 इनकम वधन नाल बाली नहीं बताते क्योंकि वो पहले भी कंज्यूम कर रहे थे। और कुछ ऐसे गुड्स जैसे कि शर्ट के बटन, इनकम घटे वधे शर्ट के बटन तो लवाने ही है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, व्हाट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी? या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड या सब्स्टिट्यूट गुड। प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई, एक्स एंड वाई क्या है सब्स्टिट्यूट। कोक एंड पेप्सी, देखना कोक का अगर प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की डिमांड बढ़ूगी। कोक का प्राइस बढ़ गया, पहले प्राइस कितना था तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना, तो ये बन गया प्राइस इतना सी तो इतना सी, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गई, पॉजिटिव रिलेशन, ऊपर को स्लोप चली गई। डिमांड कर्व है क्या है सप्लाई कर्व है? ये डिमांड कर्व ही है, पर डिमांड कर्व तो है, पॉजिटिव रिलेशन भी है, इतने प्राइस एक्स है तो क्वांटिटी वाई है ता करके पॉजिटिव रिलेशन ऊपर ਨੂੰ चढ़ गई। डिमांड कर्व तो है ये डिमांड कर्व ही, पर सब्स्टिट्यूट गुड में है इधर क्या है प्राइस ऑफ कॉफी और नीचे क्या है प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ टी, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि डिमांड कर्व ही है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, और एक्स एंड वाई क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, कार एंड पेट्रोल, कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कब ऐसे चलेगी, कार का प्राइस ज्यादा पेट्रोल की डिमांड घट, कार का प्राइस घट पेट्रोल की डिमांड ज्यादा। अच्छा, फिर इसमें स्टीप और फ्लैट, अगर ऐसे स्टीप है इसका मतलब क्या हो गया, फोटो बना के देख लिया करो। इसमें क्या हमने ऑब्जर्व किया, चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस क्या है ज्यादा, और चेंज इन क्वांटिटी क्या है घट, तो इलास्टिसिटी की हुई लेस देन 1 मोर देन 1 लेस देन 1, प्राइस इतना चेंज हुई तो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, लेस देन 1 आ गया। और अगर फ्लैटर हो तो फोटो बना के देख लो ऐसे, थोड़े जे प्राइस चेंज होने नाल डिमांड ज्यादा फर्क पै गया तो फिर क्या हो गया मोर देन 1, तो फ्लैटर है तो मोर देन 1 हो गया इलास्टिसिटी, फ्लैटर है तो मोर देन 1 हो गया। एक मिनट, अपना फ्लैटर है ये ना, एक होर गला लिखने वाली है, फ्लैट है मोर देन 1 है, मोर देन 1 है मतलब शिफ्ट ज्यादा हो गए, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है इन केस ऑफ क्लोज, इलास्टिसिटी मोर देन 1, और अगर रिमोट दूर के सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिसिटी क्या होगी लेस देन 1, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिसिटी क्या होगी इन्फिनिटी, और अनरिलेटेड है तो इलास्टिसिटी क्या होगी 0, वो तो चेंज होने का कोई इंपैक्ट आना ही नहीं।
ठीक हो गया जी, चले आगे। बस एक इधर की ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूट गुड है तो पॉजिटिव रिलेशन होता है ना तो ऊपर को चढ़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है नेगेटिव रिलेशन है तो नीचे को आएगी। फिर ये भी सेम काम करेगा। फ्लैटर है था, इलास्टिसिटी क्या है, अच्छा फोटो से लिख लियो। फ्लैट है, इलास्टिसिटी की है मोर देन 1 लेस देन 1, मोर देन 1। स्टीपर आता है इलास्टिसिटी लेस देन 1। इधर भी क्या है इलास्टिसिटी मोर देन 1, इधर क्या है इलास्टिसिटी लेस देन 1। बस फर्क है उत्ते नु चढ़ानी है थले नु चढ़ानी है। सब्स्टिट्यूट है तो उत्ते नु कॉम्प्लीमेंट्री है था नीचे नु। नीचे नु आ गया मतलब इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी, ऊपर को जा रहा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। फिर आ गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट कोई भी इलास्टिसिटी लभनी होवे आपा किवें लभनी है, जेड़ा जो हमने चेंज किया एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा ਵਧਾਉਂਗੇ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सेल ਵਧੂਗੀ। एक मिनट, खर्चा ਵਧਾना सेल ਵਧੂਗੀ तो रिलेशन कौन सा हो गया पॉजिटिव, तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ਵਧਾਇਆ ਕੀ ਆਪਾਂ खर्चा, ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ चेंज देख रहे हैं वो ऊपर, सेल के ऊपर इंपैक्ट देख रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन सेल, सेल कितनी बढ़ गई मेरा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ाने से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कंपनी छोटी है, अगर कंपनी कौन सी है छोटी, ऐसा ही है नहीं है ऐसा, पर वैसे बताना अगर कंपनी छोटी है तो एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा ਵਧਾਊਗੀ तो सेल ज्यादा ਵਧੂ ਘੱਟ ਵਧੂ, ज्यादा ਵਧੂ। पर अगर ऑलरेडी कंपनी बहुत बड़ी है मतलब ये भी ऑलरेडी बहुत सारी मार्केट कैप्चर करी बैठी है तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा भी करेगी तो भी डिमांड के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। चलो, पर इसको हमने ऐसा कहना है कि अगर आपका परसेंटेज चेंज है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा है, सेल ते बाला फर्क नहीं पिया, इलास्टिसिटी क्या है लेस देन 1 मोर देन 1, खर्चा बाला ਵਧਿਆ सेल नहीं ਵਧੀ, इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो अगर आपका खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है सेल नहीं बढ़ रही, सेल कह लो या डिमांड कह लो एक ही बात होगी, डिमांड इंक्रीज अगर ज्यादा है तो लेस देन 1। then the rate of increase in expenditure, हाँ उल्टा हो गया, ठीक है हो गया, हो गया जी, डिमांड चैप्टर हो गया। चलो कंज्यूमर करें, लेनी है